हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ रही हैं। तो उसी के चलते हम आपको शॉर्ट नोट में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। और हाँ, जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं जिससे अपना परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। चलिए बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो एक महत्वपूर्ण रचना थी वो थी अर्थशास्त्र। बात करते हैं अब इनका युद्ध के बारे में। तो इनका एक कलिंग का युद्ध हुआ। किससे हुआ? सेल्यूकस निकेटर से हुआ। कब हुआ? 305 ईस्वी में हुआ, जिसमें 4 संधि प्रस्तावित की गई। मैगिस्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इंडिका इनकी प्रमुख रचना थी। तो पूछ लिया था एग्ज़ाम में कि इंडिका किसकी है, तो मैगिस्थनीज की। चलिए बात करेंगे हम अगले शासक के बारे में। तो अगला शासक है बिंदुसार। 298 ईस्वी में ये बिंदुसार आए और इन्हें किस नाम से जानते थे? तो इसे हम जानते थे अमित्रघात के नाम से। और ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने धार्मिक क्षेत्र में बहुत कार्य किए। अगला शासक है अशोक। 3 वर्षों में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कहाँ पर? सारनाथ, वाराणसी में। और ये कलिंग युद्ध इनका सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध था जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। और अशोक का जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। 1 नंबर में बहुविकल्प पूछ लेंगे कि अशोक की पुत्री का नाम, तो संघमित्रा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करेंगे 14 शिलालेखों का प्रचलन। 14 शिलालेखों का प्रचलन अशोक के ही कार्यकाल में हुआ। और ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसमें अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। अशोक के नियम और सिद्धांत धम्म होते हैं। अंतिम शासक कौन था? अशोक के शासनकाल का अंतिम शासक था भद्रथ। तो आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ। चलिए आगे बात करेंगे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। और गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग से जाना जाता था और इसकी राजकीय भाषा जो थी इसकी प्राकृत थी। चलिए बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का जो महान शासक थे कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्हें महाराजाधिराज उपाधि से जानते थे। अगले शासक की बात करेंगे हम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और इनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट, इनके कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति नाम की एक रचना हुई जिसे हरिशेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त जो कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ? तो इनके शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री था वो भारत आया। इन्होंने क्या कहा? शकों पर विजय प्राप्त की, जिसमें चांदी के सिक्के का प्रचलन हुआ। और इनके शासनकाल में कालिदास एक महान कवि हुए जिन्हें संस्कृत के कवि कहा जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कालिदास किसके शासक के किस शासक काल के कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। चलिए बात करेंगे कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बात करेंगे अब स्कंदगुप्त के बारे में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया और हूणों का आक्रमण, ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हूणों का आक्रमण किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। चलिए बात करेंगे हम भानुगुप्त से। तो भानुगुप्त के शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख आया, इसे कहते हैं ऐरण अभिलेख। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐरण अभिलेख। तो ये पहली बार सती होने का प्रमाण मिला इसमें। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अजंता में कितनी गुफाएं होती है? तो अजंता में 29 गुफाएं थी। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे आयुर्वेदाचार्य कौन थे इस काल में? आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी, राजवैद्य और चरक। विष्णु शर्मा की एक सबसे अच्छी रचना पंचतंत्र विख्यात रचना है पंचतंत्र, जो संस्कृत में लिखी गई थी। आगे बात करेंगे आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत।
आगे बात करेंगे दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है। भीतर गांव मंदिर कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे बात करेंगे हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इम्पोर्टेंट है। वर्धन वंश, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, इसमें एक शासक थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को महाराजाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया और इनके पुत्र थे राजेवर्धन और हर्षवर्धन, इनके 2 पुत्र थे और एक पुत्र थी राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रहवर्धन से हुआ, जो कन्नौज के राजा थे। चलिए बात करते हैं हम हर्षवर्धन के बारे में। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन, तो जिसे शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिलादित्य को किस नाम से, हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से। चलिए आगे बात करेंगे। 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? शिलादित्य, हर्षवर्धन। हुइनसांग जो चीनी यात्री था, इसी के शासनकाल में भारत आया और प्रियदर्शी का रत्नावली नामानंद संस्कृत के ग्रंथ जो थे, ये सब इसी के शासनकाल की रचना है। बात करेंगे हम पुलकेशन द्वितीय ने इसे हराया। किस हराया? हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया। चलिए बात करेंगे हम पल्लव वंश के बारे में। अगला वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। इसकी राजभाषा थी संस्कृत और जो इसकी राजधानी थी कांची, तमिलनाडु। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी और जो इसके अंतिम शासक थे वो था अपराजित वर्मन। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट। अगला वंश है राजपूत वंश। तो राजपूत वंश में सिर्फ 2 ही चीज़ हमें याद रखनी है, एक इसके संस्थापक कौन थे और इसकी राजधानी क्या थी। तो बात करेंगे हम राजपूत वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे और मनकीर जो थी उसकी राजधानी मनकीर इसकी राजधानी थी। चलिए अगले वंश के बारे में बात करेंगे, चालुक्य वंश। तो दोस्तों चालुक्य वंश 3 थे। ये सबसे पहला कल्याणी के, वातापी के और वेंगी के। तो बात करेंगे हम चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में। तो कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तेलप द्वितीय इसके संस्थापक थे और इसकी रचना जो है विक्रमांक देवचरित्र, जो कि विल्हण के द्वारा रचित है। आगे बात करेंगे चालुक्य वंश वातापी के। तो चालुक्य वंश वातापी के संस्थापक थे जयसिंह और राजधानी थी इनकी वातापी, राजस्थान। तो वातापी इसकी राजधानी थी और इस काल में एक अभिलेख बहुत विख्यात था। तो इम्पोर्टेंट अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जिससे के जो लेखक थे वो रवि कीर्ति इसके लेखक थे। चलिए बात करेंगे हम चालुक्य वंश वेंगी के। तो अभी तक हमने बात करी वातापी के और कल्याणी के, तो अब हम बात करेंगे चालुक्य वंश वेंगी के। तो आपको बता दें कि चालुक्य वंश वेंगी के जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी जो थी वेंगी थी। वेंगी कहाँ? आंध्र प्रदेश में वेंगी थी। चलिए बात करेंगे हम अगले वंश के बारे में। तो अगला वंश है चोल वंश। चोल वंश की जो शासनकाल था 850 से 1279 ईसा पूर्व, 9वीं से 12वीं शताब्दी। तो चलिए इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक विजयालय थे, विजयालय संस्थापक थे और राजधानी थी इसकी तांजाय। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। आगे बात करेंगे हम पाल वंश। तो पाल वंश वेरी इंपॉर्टेंट। पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसकी राजधानी थी मुंगेर। और इसमें एक महान शासक हुए थे। पाल वंश में एक महान शासक थे जिन्हें हम धर्मपाल एक महान शासक थे, जो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, आपको पता ही है। चलिए बात करेंगे हम सैन वंश के बारे में। तो सैन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सैन ने की। सैन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी और आपको बता दें कि प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सैन ही था। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सैन था सैन वंश में। चलिए इसके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण रचना हुई, उसे हम गीत गोविंद के नाम से जानते हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके सैन वंश के बाद आया था आपका राजपूत वंश। तो राजपूत वंश को हम गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानते हैं। तो गुर्जर राजपूत वंश में एक गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ और इसमें चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो नागभट्ट प्रथम थे और इसके शक्तिशाली राजा हुए थे इसमें महिर भोज। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। तो आपसे 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक का नाम लिखिए, तो उसका नाम है यशपाल।
बात करेंगे हम गहड़वाल राजवंश के बारे में। तो गहड़वाल राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद गहड़वाल राजवंश, इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे, और इनकी राजधानी जो थी वाराणसी थी। और बस हमें यही याद रखना है कि इसके संस्थापक और इसकी राजधानी, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे और वाराणसी इसकी राजधानी थी। बात करेंगे हम आगे सोलंकी वंश के बारे में। तो सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे, और सोलंकी वंश इसकी राजधानी जो थी अनहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। और मंदिर जो था इसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर था, जो बहुत फेमस मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और इसमें सोलंकी वंश में क्या था, एक इसके जो शासक थे, अंतिम शासक का नाम था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय इसमें अंतिम शासक थे। अगले वंश की बात करते हैं तो सिसोदिया वंश आ जाता है। तो सिसोदिया वंश में क्या हुआ? तो सिसोदिया वंश में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो एक युद्ध हुआ था, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में, और जो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, और ये सिसोदिया वंश में ये अपने को क्या बताते थे? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी बताने वाले सिसोदिया वंश के शासक थे। चलिए बात करेंगे हम चौहान वंश में। तो चौहान वंश क्या है? वासुदेव इसके संस्थापक थे। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। इनकी राजधानी कहाँ थी? अहिच्छाद्र। और इसमें शक्तिशाली राजा थे विसलदेव। विसलदेव से बहुत शक्तिशाली राजा थे। तो चौहान वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम इसमें चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। तो अब बात करेंगे तराई का प्रथम युद्ध। इसमें 2 युद्ध हुए तराई के। तो एक प्रथम युद्ध हुआ और एक द्वितीय युद्ध हुआ। और भी युद्ध हुए वो आपको बताएंगे इसके बारे में। तो अभी हम जानते हैं तराई का प्रथम युद्ध। तो तराई का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। और तराई का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ। अब बात करते हैं हम, अब चौहान वंश के समाप्ति के बाद सल्तनत काल शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल में जो सल्तनत काल है वो शुरू हुआ है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक हमारा सल्तनत काल चला। आइए जान लेते हैं सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल का जो संस्थापक था, जो सल्तनत काल की जो हमारे सल्तनत काल में सबसे पहला एक वंश हुआ था, उसे बोलते हैं हम गुलाम वंश। तो चलिए इस वंश के बारे में हम जान लेते हैं क्या है इसी वंश। तो आपको बता दें कि गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा, जिसमें संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों का दान देने वाला होता है। ठीक है, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक राज्य किया इन्होंने, और इनकी राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं कुब्बत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की पहली मंजिल, ये सब इसके उपलब्धियां थी। आगे बात करेंगे आराम शाह। आराम शाह का जो शासनकाल था ज़्यादा नहीं चला, 1210 से 11 ईस्वी तक। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि आराम शाह, इन्हें बहुत आराम किया। तो 1210 से 11 तक की इसका शासन रहा। और इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे तो 1211 से 1236। तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इन्होंने शासन किया। और इसमें हम जान लेते हैं इल्तुतमिश की जो पुत्री थी कौन थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने कैरा प्रणाली जिसमें पर्दा करते थे उसका खंडन किया। और इनके खंडन करने पर लोगों ने बहुत विरोध भी किया। तो आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने क्या क्या किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, मतलब कंप्लीट करवाया। एकता प्रथा थी वो लागू कराई। राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी। और उस समय टका, चांदी, जीतल और तांबा का प्रचलन कराया। चहलगामी का गठन किया। चहलगामी क्या होती थी? चहलगामी जो होती थी 40 तुर्को सरदारों का एक गुट होता था, जिसमें 40 सरदार मुग़ल सरदार होते थे, तुर्की सरदार होते थे। चलिए गुलाम वंश के बाद अगले शासक के बारे में बात करते हैं, बलबन के बारे में। तो बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। इन्होंने नवरोज़ उत्सव को प्रारंभ किया। एक नवरोज़ उत्सव होता था वो प्रारंभ किया। इक्ता तुर्क चालगार्मी को ख़त्म किया। चालगार्मी मतलब 40 तुर्की सरदारों को जो गुट था उसको ख़त्म किया। इक्ता को ख़त्म किया। सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। फ़ारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबारी थे।
और आपको बताते हैं कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएलएड की परीक्षा में पूछा जाएगा कि अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का। तो आपको पता है शमसुद्दीन या कैकुबाद, इसे शमसुद्दीन या कैकुबाद के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि कैकुबाद लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा शमसुद्दीन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले वंश के बारे में बात करेंगे, खिलजी वंश। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों अगले बात करेंगे हम खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक हुआ। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे और इनकी राजधानी जो थी वो किलोखरी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि खिलजी वंश में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी थी किलोखरी। और इनकी हत्या जो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे भाई? अलाउद्दीन खिलजी जो थे बहुत शातिर शासक थे और इन्होंने घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को शुरू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। कम तोलने वाले के मांस काट लिया जाता था, मतलब जो कम तोलता था, जितना कम होता था तुलाई में उतना ही उसके शरीर से मांस काट कर उसको पूरा किया जाता था। तो इसमें आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्माण है। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया, अलाई दरवाज़ा निर्माण कराया, हजार खंबा का निर्माण कराया, सीरी का किला इसी के द्वारा बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम शासक था, इस वंश का जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, वो था नसरुद्दीन खुसरो खां के नाम से इसे जानते हैं, नसरुद्दीन खुसरो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नसरुद्दीन खुसरो। तो दोस्तों बात करेंगे हम तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी से शुरू हुआ। तो 1320 से 1414 तक हमारा तुगलक वंश रहा, जो इसके संस्थापक कौन थे? गाजी मलिक या तुगलक काजी, जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी दिल्ली थी। इन्होंने क्या क्या कार्य किए? तो आपको बता दें कि गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया, तुगलकाबाद नाम का नया नगर स्थापित किया, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। जूना खां कौन थे? जूना खां इससे अगला जो शासक था वो इससे अगला शासक जूना खां था। तो जूना खां को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बता दें कि तुगलक वंश में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी संस्थापक की और इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लकड़ी का महल बनाया था उसमें दबकर इसकी मृत्यु हो गई। चलिए बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर ध्यान दें ज़्यादा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है जूना खां के नाम से जाना जाता था। तो 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल रहा। बात करेंगे राजधानी की। तो राजधानी इन्होंने दिल्ली से देवगिरी स्थापित की। तो दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी राजधानी इन्होंने 1326 से 1327 तक। और ये जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कर लगाया वसूलने लगे। 1326 से 1327 में ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा दिया। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री जो थे वो इनके शासनकाल में आए और इनकी जो पुस्तक थी इब्न बतूता की अफ्रीकी यात्री की, तो वो थी रेहला वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने दीवान कोही की स्थापना की, कृषि विभाग का गठन किया। दक्षिण में हरिहर बुक्का नाम भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की और इसी के काल में ही इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बात करेंगे हम फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक 24 करों को समाप्त किया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त किया और केवल 4 कर खराज, खम्स, जजिया और ज़कात का प्रचलन किया। पासों की देखभाल के लिए दीवाने बद जो दास थे दासों गुलाम जो थे उनकी जो देखभाल के लिए इन्होंने दीवाने बंदगान की स्थापना की। चलिए बात करेंगे हम अंतिम शासक के बारे में। तो इसका अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश जो था वो 1414 से 1451 के बीच सैयद वंश रहा। खिजर खां इसका संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां और इसका अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक था। चलिए आगे है वेरी इंपॉर्टेंट लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो शुरुआत हुई 1451 से 1526 तक इसका लोधी वंश चला।
तो लोधी वंश में क्या था, बहलोल लोधी जो थे इसके प्रमुख संस्थापक थे। जो बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक थे। सिकंदर लोधी इसमें प्रमुख शासक थे, जिन्होंने आगरा की स्थापना की। कब की? 1500 ईस्वी में इन्होंने आगरा की स्थापना की। और इनकी सिकंदर लोधी की एक महत्वपूर्ण कविता गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखी थी। बात करेंगे अंतिम शासक के बारे में, तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो था लोधी वंश का वो था इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हारा। कौन हारा? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हारा। तो बाबर ने इसे हरा दिया, इब्राहिम लोधी को। चलिए बात करेंगे अब आगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो आपको बता दें कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण जो था, उनका पहला आक्रमण भारत पर किया और 1175 में पहला आक्रमण किया मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान के राजा से इनका आक्रमण हुआ। और दूसरा आक्रमण इन्होंने 1178 में पाटन गुजरात पर किया, जिसमें भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो आपको दोस्तों बता दें कि जो मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण थे, वो उसके जो आक्रमण थे और क्या क्या परिणाम निकले, कब उसने युद्ध लड़े, किस वर्ष में लड़े और क्या क्या उसके परिणाम निकले, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो आक्रमण किए गए, पहला आक्रमण था तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो था वो 1191 में शुरू किया, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गोरी पूरी तरीके से हारा। अगला युद्ध कराया ना तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या है, 1992 में उसके एक साल बाद इन्होंने युद्ध करा, जिसमें जस्ट इसमें अपोजिट हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी विजयी हुए। अगला युद्ध लड़ा इन्होंने चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में इन्होंने लड़ा। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और आगे गुलाम वंश आया। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें गुलाम वंश किसके बाद आया? तो गुलाम वंश जो था मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद आया। तो मोहम्मद गोरी का मृत्यु का मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई 15 मार्च 1206 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि आपको पता है कि गुलाम वंश इसके बाद से शुरू हुआ। चलिए बात करते हैं हम महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में। बताइए, तो महमूद गजनवी का आक्रमण जो था, इनका जो एक साम्राज्य था गजनी साम्राज्य, उसमें महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं कौन थे, इनका ये कहाँ से आए। तो महमूद गजनवी जो थे एक गजनी साम्राज्य हुआ करता था, जिसके जो संस्थापक थे अल्पतगीन इसके संस्थापक थे। और इनके जो अल्पतगीन के जो संस्थापक थे, इनका जो गुलाम था वो सुबुक्तगीन इनका गुलाम था, और जो पुत्र था वो महमूद गजनवी था। तो देखिए ये कैसे। तो सबसे पहले गजनी साम्राज्य था, उसके जो संस्थापक थे अल्पतगीन थे, और उस संस्थापक का जो गुलाम था वो था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र जो था वो महमूद गजनवी था। ठीक है, और चलिए महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। तो महमूद गजनवी जो था वो अलबरूनी और फिरदौसी दो इसके राजदरबारी थे। तो इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को लूटने में। तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण इन्होंने करा 1001 ईस्वी में। तो ये जयपाल से युद्ध हुआ इनका। जो जयपाल कौन थे? शाही राजा थे, जिसमें जयपाल की हार हुई। अगला युद्ध किया महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। सबसे भयानक लूट थी। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है। और इन्होंने क्या काम किया? 22 लाख दीनार लूटा। इन्हें 22 लाख दीनारों को लूटा। और इनका जो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के खिलाफ हुआ 1027 में। जब ये सोमनाथ का मंदिर को लूट कर जा रहे थे, तो इन्हें रोकने के लिए जाटों ने संघर्ष किया, और जिसमें जाटों में संघर्ष हुआ, और इसमें जाटों की हार हुई। तो आपको बता दें कि हिस्ट्री का सभी पोर्शन लगभग हमने कंप्लीट करा दिया जो इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे पढ़ लें, परीक्षा की पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।